आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। हर रोज कम से कम 10 वैज्ञानिक संस्थान लिखने हैं और हर रोज उनको याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहला वैज्ञानिक संस्थान, 3 कैटेगरी बनानी है। पहले अपने को लिखना है वैज्ञानिक संस्थान, दूसरी साइड बीच में लिखनी है स्थापना वर्ष और तीसरा लिखना है मुख्यालय। ठीक है, इस प्रकार से एक एक करके लिखेंगे। पहला लिखें वैज्ञानिक संस्थान में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, 1942। ठीक है, और मुख्यालय है नई दिल्ली। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1942 नई दिल्ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। स्थापना 1929, 1929। ठीक है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। तीसरा है अपना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO कहते हैं इसको शॉर्ट में। स्थापना हुई है 1958, 1958। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। 1911 स्थापना वर्ष और मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक, फिर नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग। स्थापना 1954 और इस वर्ष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा विभाग। मुख्यालय मुंबई। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 1969, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 1969 और हेडक्वार्टर है बंगलुरु। फिर नेक्स्ट है भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। स्थापना 1954, 1954। मुख्यालय है मुंबई। फिर नेक्स्ट है सीडेक, सीडेक ऐसा हिंदी में लिख देना, सीडेक। सीडेक का स्थापना वर्ष है 1988। और हेडक्वार्टर है पुणे, पूना। फिर नेक्स्ट है
भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला 1947 अहमदाबाद। ठीक, कितने हो गए? लास्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1971, सतीश धवन, शिखर धवन वाला, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1971 श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1971 श्रीहरिकोटा, ब्रैकेट में लिख देना आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यूनिट 7 के अंतर्गत कुल मिला के हमको जो पढ़ने हैं वो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां पढ़नी हैं, और उपग्रह और कुछ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। तो लगभग यहाँ पे यूनिट 7 के पहले टॉपिक को जो हम पढ़ रहे हैं उसमें 3 से 4 टॉपिक दिए हैं। पहला वैज्ञानिक संस्थाएं और उनकी उपलब्धियां। तो इस वैज्ञानिक संस्थाओं को हम 2 स्तर पे कंप्लीट करेंगे। पहला स्तर रहेगा कि हम सबसे पहले उसके फैक्चुअल नॉलेज को जान लें। सबकी वैज्ञानिक संस्थानों की उपलब्धियां नहीं पढ़नी हैं। कुछ वैज्ञानिक संस्थान हैं जिनकी उपलब्धि पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे इसरो की, ठीक है, DRDO की, सीडेक की, बार्क की, ऐसे कुछ अन्य इंपॉर्टेंट होंगी जो परीक्षा की दृष्टि से उससे ज़्यादा प्रश्न बना सकती हैं, तो उनकी हम उपलब्धियां भी पढ़ेंगे। बाकी का एक एक करके हर रोज 10-10 फैक्ट में अपन क्या करेंगे, ये वैज्ञानिक संस्थाएं लिखेंगे। कुछ की अपन ने बीच में स्थापना वर्ष भी लिखी है, आगे चल के ये स्थापना वर्ष भी हट जाएगी, केवल वैज्ञानिक संस्था रहेगी और उसका हेडक्वार्टर रहेगा। इन वैज्ञानिक संस्थानों के अंतर्गत मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के भी कवर करेंगे। और जब अपन इस सारे टॉपिक को कवर कर चुके होंगे, हर रोज 10-10 लिख चुके होंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास लगभग 80 वैज्ञानिक संस्थाएं हो जाएंगी, जिसमें से मध्य प्रदेश की भी शामिल होंगी। ठीक है, अब उसके बाद मेनली समझने वाले 2 टॉपिक हैं, एक है उपग्रह, दूसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अंतरिक्ष समझना है। ठीक है, इसलिए आप कॉपी बंद कर दो, केवल और केवल समझने का प्रयास करो कि अंतरिक्ष एक्चुअल में है क्या। जब हम ये समझ जाएंगे कि ये अंतरिक्ष है, इस अंतरिक्ष के अंतर्गत ये सारे काम होते हैं, फिर अंतरिक्ष के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं वो मानव द्वारा निर्मित हैं, कृत्रिम वस्तु हैं। उसी कृत्रिम वस्तु को हम जो अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं उसी को क्या नाम दे रहे हैं, उपग्रह नाम दे रहे हैं। उपग्रह क्या है? उपग्रह मानव द्वारा निर्मित एक कृत्रिम उपकरण है जो अंतरिक्ष में रहकर अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखता है और मानव को सूचना देता है, जिसके आधार पर मानव अपने निर्णय लेता है। ठीक है, तो उपग्रह को हमें पढ़ना है। उपग्रह को हमको पढ़ने के लिए ये ऊपर की सारी चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो हमने पृथ्वी के ऊपर लॉन्च कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में यहां से पहला प्रश्न बनेगा, उपग्रह बनाया किसने? दूसरा प्रश्न बनेगा, उपग्रह बनते कैसे हैं? तीसरा प्रश्न बनेगा कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। यानी उपग्रह के बारे में हमारे दिमाग में कई प्रश्न उठने लग जाएंगे। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या होगा, चौथा वाला, कि इस उपग्रह को धरती से हमने स्पेस में पहुंचाया कैसे। तो फिर हमारा उत्तर आएगा कि इसको पहुंचाने के लिए हमको क्या लगता है, एक लॉन्च व्हीकल लगता है, प्रक्षेपण यान। ठीक है, अंतरिक्ष में किसी भी उपकरण को ले जाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रक्षेपित यान, यानी कि सामान्य भाषा में उसको हम कहते हैं रॉकेट। रॉकेट की आवश्यकता लगती है। रॉकेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको ऊपर प्रक्षेपित कर देते हैं। तो फिर यहीं से प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे कि भारत के पास कौन कौन से लॉन्च व्हीकल हैं और ये लॉन्च व्हीकल की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, और ये लॉन्च व्हीकल इन उपग्रहों को किन कक्षाओं में लेके जा रहे हैं। तो ऐसे करके इससे जुड़े हुए कई प्रश्न हमारे दिमाग में आएंगे।
तो इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, व्यवस्थित चीजें पढ़ने के लिए, सबसे पहले हम आज जो जान रहे हैं वो है अंतरिक्ष का परिचय। फिर उसके बाद हम जानेंगे अंतरिक्ष की कक्षाएं जिनके अंतर्गत ये उपग्रह प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जानेंगे कि इन उपग्रहों को इन कक्षाओं में किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा छोड़ा जाता है, यानी कि प्रक्षेपित किया जाता है। फिर उसके बाद हम ये जान लेंगे कि आखिरकार हमारे पास कौन कौन से उपग्रह है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा कि उपग्रह और अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम समझें कि आखिरकार हमें स्पेस जो कहते हैं कि स्पेस एक्चुअल में है क्या। कोई बता सके कि अंतरिक्ष क्या है? कोई आइडिया अगर अपने को अंतरिक्ष के बारे में अगर कोई पूछ दे तो अपन क्या बताएंगे? अंतरिक्ष है क्या? देखो डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको, थोड़ा उसके बैकग्राउंड इमेज में। अंतरिक्ष क्या है? मुझसे अगर कोई पूछेगा अंतरिक्ष क्या है तो मैं क्या बताऊंगा? ऐसे तुमसे अगर किसी ने पूछ दिया कि अंतरिक्ष क्या है बताओ, छोटा बच्चा है वो ये पूछता है कि ये ऊपर जो तारे हैं, जिसको अपन नहीं बताया ना कि ऊपर जो चमक रहे हैं वो तारे हैं, फिर वो तारे ऊपर कहाँ रहते हैं? तो आप बोलोगे कि अंतरिक्ष में रहते हैं तारे। तो अंतरिक्ष क्या होता है? छोटा बच्चा तो कुछ नहीं जानता ना। अब उस छोटे बच्चे को आप क्या समझाओगे कि अंतरिक्ष क्या है? बताओ, मैं वो छोटा बच्चा हूं, बताओ भैया अंतरिक्ष क्या है? देखो अपनी क्लास में सब बोरियत माहौल रहेगा ना तो अपने को पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। गलत बताओ ना, मैं चाह ही नहीं रहा, तुम सही बताओ। तुम सही बता दोगे तो फिर मैं किस लिए आया? गलत बताओ, लेकिन बताओ। उससे क्या होगा कि जब अपन बात करेंगे तो एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो बता दोगे वो हमें हमेशा याद रहेगा। यदि वो सही है तो अच्छी बात है, अगर वो गलत है तो उसको हम सही करेंगे ना कि इसमें ये कमी है या ये पूरे ही गलत है। तो बोला करो पीछे अंतरिक्ष क्या है? ऐसी कक्षा जिसमें विभिन्न ग्रह, उपग्रह या वायु सौरमंडल का पूरा समूह रहता है, वो अंतरिक्ष कहलाता है। पृथ्वी के बाहर वायुमंडल का जो भी जगह है, वायुमंडल के ऊपर भी है, मीटर में 5 मीटर की संख्या आती है कितना, उसके ऊपर सतह अंतरिक्ष कहलाती है। बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। अंतरिक्ष क्या है? पृथ्वी के बाहर जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल पृथ्वी का, हाँ, उसके बाहर जो वो सब अंतरिक्ष है। ठीक है भैया, तुम बताओ नाम क्या है तुम्हारा? राम मिलन। चलो ठीक है, राम मिलन, ये बताओ अंतरिक्ष क्या है? भरत मिलन सुना था, राम भरत मिलन, राम मिलन भी सुन लिया आज। अंतरिक्ष क्या है? कुछ भी नहीं। अंतरिक्ष हटा दें टॉपिक, पढ़ा ही नहीं। तुम बताओ, नहीं बताओगे? नाश्ता कर लिया तुमने? हाँ, नहीं किया, मिला ही नहीं कि किया ही नहीं, बाई चॉइस। अंतरिक्ष खाली जगह है जहां पर ग्रेविटी नहीं होती, जीरो ग्रेविटी होती है। बहुत बढ़िया, ये अंतरिक्ष की विशेषता हुई है क्या? देखो मैं बताता हूं, ये हमारी पृथ्वी है पृथ्वी। इस पृथ्वी के ऊपर अपन रह रहे हैं। इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, सबसे पहला जो आवरण है उसको हम क्या कह रहे हैं? क्षोभ मंडल, है ना। दूसरा वाला जो आवरण है, जिसको इस तरीके से तुमने पढ़ा होगा ना यार किताबों में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, इस तरीके से पढ़ा है ना अपन ने। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल मौजूद है। पृथ्वी का वायुमंडल कहाँ तक मौजूद है? वायुमंडल तक मौजूद है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर, कहाँ पर?
पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का जो भी अंतहीन क्षेत्र है, जिसमें हम कल्पना ही कर सकते नहीं है कि कहाँ तक वो मौजूद है, तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का विस्तृत संपूर्ण अंतहीन क्षेत्र ही क्या कहलाता है? हमारा अंतरिक्ष कहलाता है। तो तुम्हारी परिभाषा लगभग सही बैठी। ठीक है, कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का संपूर्ण क्षेत्र हमें अंतरिक्ष के नाम से हम जानते हैं। ये है हमारा अंतरिक्ष। ठीक है, इस पृथ्वी के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें कुछ चीजें दिखाई देंगी। जैसे हमको सबसे पहले दिखाई दे रहा है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल पृथ्वी के ऊपर, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसके बाद इसको थर्मोस्फियर कह रहे हैं, जिसके दो भाग हैं। सबसे पहला भाग है आपका आयन मंडल, ठीक है, और उसके बाद बाह्य मंडल। ये आयन मंडल है, फिर वो बाह्य मंडल है। और इसी बाह्य मंडल के बाहर आपको ये पीले पीले डॉट नजर जो आ रहे हैं, वो प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये अंतरिक्ष में क्या तारे हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा भी पूछे कि अंतरिक्ष क्या है, तो अपने को बतानी है कि पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के कहाँ? वायुमंडल के बाहर जितना भी विस्तृत क्षेत्र है, वो सभी अंतहीन विस्तृत क्षेत्र आपका अंतरिक्ष कहलाता है। समझ में आया अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष कुछ और नहीं है, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का संपूर्ण क्षेत्र है। अब पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर के इस संपूर्ण क्षेत्र को जिसे आप अंतरिक्ष कह रहे हो, तो वो अंतरिक्ष कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, अंतरिक्ष के क्या प्रकार हो सकते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बाहर ये वायुमंडल है। ठीक है, इसके बाहर सब कुछ अंतरिक्ष है। तो अब पृथ्वी की एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। मान के चलो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यहां तक है, यानी कि बैकग्राउंड में एक इमेज दिखाई दे रही है। अगर कोई वस्तु यहां पे मौजूद है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, है ना। और अगर कोई वस्तु इसके बाहर है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर एक पिंड की होती है, पृथ्वी की भी है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जहां तक मौजूद होता है, उस वाले क्षेत्र को, जैसे कि यहां से लेके यहां तक, जहां तक पृथ्वी का क्या है? गुरुत्वाकर्षण मौजूद है, तो जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मौजूद होता है, उस संपूर्ण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय अंतरिक्ष क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या है? मैग्नेटिक स्पेस, यानी कि चुंबकीय अंतरिक्ष। ये अंतरिक्ष का सबसे पहला प्रकार है। और अंतरिक्ष के इसी प्रकार के अंतर्गत आपकी सारी की सारी कक्षाएं मौजूद हैं, जिसमें आपका एक उपग्रह चंद्रमा वो भी मौजूद है। पृथ्वी के चारों ओर जहां तक गुरुत्वीय सीमा है, वहां तक आपका चंद्रमा भी मौजूद है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,800 किलोमीटर। तो ये चंद्रमा यहाँ पे है, और चंद्रमा के बाहर भी पृथ्वी की अंतरिक्ष की सीमा लगती है। ठीक है, तो चंद्रमा कहाँ मौजूद है? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र पे। या अगर अंतरिक्ष का नाम पूछा गया तो हम बताएंगे चुंबकीय अंतरिक्ष क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार हुआ अंतरिक्ष का मैग्नेटिक स्पेस। दूसरा, मान के चलो ये अपनी एक पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के चारों ओर का एक गुरुत्वाकर्षण सीमा है। इसके बाहर तो पृथ्वी का कोई आकर्षण प्रभाव नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष तो है ही ना। तो ऐसी स्थिति में एक मंगल भी होगा, जिसकी एक अपनी निश्चित सीमा होगी गुरुत्वाकर्षण की। ठीक है, तो ये मंगल का चुंबकीय क्षेत्र, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा हर एक ग्रह का अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, हमने मंगल पे एक उपग्रह भेजा था मार्स ऑर्बिटल मिशन के नाम से, है ना। हमने चंद्रमा पे भी भेजा एक चंद्रयान के नाम से। तो जो परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा के चारों ओर, जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा के चारों ओर हमारा एक सैटेलाइट परिक्रमा कर रहा है। तो कहाँ, किस क्षेत्र में परिक्रमा कर रहा है? चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र में। पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में। मंगल के चारों ओर कोई उपग्रह परिक्रमा कर रहा है तो मंगल के चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये तो एक मैग्नेटिक स्पेस हर एक ऑब्जेक्ट का होगा, चाहे वो ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे वो तारा हो। सूर्य भी तो तारा है। तो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये हम सब ग्रह मौजूद हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब कहाँ मौजूद हैं? सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में। तो सबसे पहला चुंबकीय क्षेत्र आता है, यानी कि स्पेस के अंदर सबसे पहला प्रकार अपन देखेंगे तो सबसे पहला प्रकार है मैग्नेटिक स्पेस।
और मैग्नेटिक स्पेस किसी भी ऑब्जेक्ट का, अंतरिक्ष के अंदर उपस्थित किसी भी ग्रह, उपग्रह या तारे का वह चुंबकीय क्षेत्र होता है जहाँ तक उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव मौजूद होता है। फिर उस गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बाहर अगर हम देखें तो ये दो ग्रहों के बीच का अंतरिक्ष क्षेत्र है जहाँ पर दोनों ग्रहों का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा, तो वो कहलाता है दूसरे नंबर का अंतरिक्ष, यानी कि इंटर प्लेनेटरी स्पेस, यानी कि अंतर ग्रह अंतरिक्ष क्षेत्र। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो वो ना पृथ्वी के प्रभाव में है ना मंगल के प्रभाव में, वो स्वतंत्र रूप से विचरण करेगा, उस पर किसी का भी आकर्षण प्रभाव नहीं होगा। जैसे आपने देखे होंगे धूमकेतु, है ना, पुच्छल तारा बोलते हैं उनको। क्यों बोलते हैं? जैसे कि ये एक धूमकेतु है, ये धूमकेतु ऐसा ही है, गोल है, चला आ रहा है। जैसे ये धूमकेतु आते आते पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा में आता है तो घर्षण के कारण क्या होने लगता है? जलने लगता है। जैसे ही वो जलने लगता है तो उसमें से क्या होने लगती है? इस तरीके से फुहार टाइप की चीजें निकलने लगती है, तो ये लंबा लंबा अपने को दिखाई देता है। और फिर जब तक उस क्षेत्र में रहता है तब तक हमें वो ऐसा दिखाई देता है, और उसके बाद जब वो उस क्षेत्र को पार कर जाता है तो हमको दिखाई नहीं देता। तो इसको हमने पुच्छल तारा कह दिया धूमकेतु, क्योंकि इस तारे की पूंछ दिखाई दी। और पुच्छल तारा इसलिए कहा हमने क्योंकि ये तारे जैसा चमक रहा है, जो तारा चमकता ना वैसे ही ये चमकने लगता है, इसलिए इसको पुच्छल तारा कह दिया। तो किसी भी मैग्नेटिक स्पेस में कोई भी वस्तु आ गई तो घर्षण के कारण जलेगी। जलने के बाद यदि उसका आकार बहुत ज़्यादा है तो वो पूरी मात्रा में नहीं जल पाएगी, और यदि उसका आकार कम है तो पूरी तरीके से जल के राख में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वो राख धरती पे आएगी तो उसको हम कहेंगे उल्कास्म, और जब वो पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो वो कहलाएगा उल्का पिंड। और जब वो पिंड किसी भी धरती पर गिरेंगे, मंगल पे गिरें या चंद्रमा पे गिरें या बुध पे गिरें या पृथ्वी पे गिरें, तो जब वो इतना भारी कोई पत्थर आप जमीन में फेंकोगे तो पृथ्वी पे गड्ढा होगा। ऐसी उल्का पिंड से क्या हो जाते हैं? गड्ढे पड़ जाते हैं। इसी गड्ढे को नाम दे देते हैं हम क्रेटर। पृथ्वी पर और उन क्रेटर के अंदर भर जाता है पानी, तो होगी वो क्रेटर झील। लोनार झील क्रेटर झील है, उदाहरण है उसका। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ से अंतरिक्ष से जुड़े हुए एक एक अपने अपने शॉर्ट टॉपिक हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष का सबसे पहला प्रकार जहां पर अंतरिक्ष पाया जा सकता है तो वो है आपका चुंबकीय अंतरिक्ष। दूसरा दो ग्रहों के बीच का तो अंतर ग्रहीय अंतरिक्ष, दो ग्रह के बीच का रहेगा। और जहां पर ग्रह की सीमा समाप्त होगी तो हो सकता है कि ये एक सूर्य है और उसके बाद ये सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह हैं, तो इस सौरमंडल की अपनी एक सीमा होगी और दूसरा सौरमंडल होगा, उसकी भी अपनी एक सीमा होगी। दोनों सौरमंडल की सीमा के बीच का एक स्थान होगा, वो तीसरे नंबर का अंतरिक्ष कहलाएगा इंटर सोलर स्पेस, यानी कि दो सौरमंडल के बीच का स्थान। ये इस सौरमंडल का चुंबकीय अंतरिक्ष हुआ ना। अगर सौरमंडल के हिसाब से देखेंगे तो इस सौरमंडल की यानी कि सूर्य की जितनी भी आकर्षण शक्ति है जहां तक वो मौजूद है वो सौरमंडल है अपना। तो तीसरे नंबर वो होगा दो सौरमंडल के बीच का स्थान। चौथे नंबर का रहेगा आपका ये सौरमंडल एक आकाशगंगा के अंदर पाए जा रहे हैं, तो दो आकाशगंगा के बीच का स्थान। एक आकाशगंगा जिसका अपना एक मैग्नेटिक स्पेस होगा, फिर उस आकाशगंगा के बाहर दूसरी आकाशगंगा के बीच में, जैसे जैसे हमारा एक सौरमंडल है सूर्य, उसके बाद सौरमंडल के बाद जो सबसे नजदीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, भारत नहीं मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य के बाद, क्योंकि सूर्य खुद एक तारा है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो वो अपना एक सौरमंडल है, हो सकता है उस सौरमंडल में एक गोला, उस गोले से आया हुआ है आमिर खान, तो दूसरे गोले से आया ना, बाकी सब इसी गोले के हैं, आमिर खान दूसरे गोले से आया है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अलग अलग गोले से आ रहे हैं, इसलिए संभव हो सकता है ना कि एक सौरमंडल के अंदर अपने यहाँ कितने लगभग 8-9 ग्रह हैं, दूसरे सौरमंडल में भी हो सकते हैं, तीसरे सौरमंडल में भी हो सकते हैं, और एक आकाशगंगा में करोड़ों सौरमंडल हैं। तो इस धरती पर जो जीवन है उसके अलावा कहीं और भी जीवन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे जीवन है। यहाँ पे जीवन के साथ साथ रावण भी था, कहीं और भी हो सकता है जीवन, रावण, सारे चीजें, ठीक है। इसीलिए कंसेप्ट विकसित हुआ एलियन वाला। कुछ लोगों ने दावा भी किया है कि एलियन आया, जैसे क्रिश मूवी में, क्रिश में नहीं, किस में आया था, कोई मिल गया, आया था ना, उसको क्या पसंद थी, धूप। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन कलर का था, ग्रीन कलर की पत्ती भी होती है,
क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस कर पाती है, तो वो भी धूप से ही चार्ज हो रहा था ना, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर रहा था वो। सोलर पैनल लगा था उसके खोपड़े में। आमिर खान आया, आमिर खान में सोलर पैनल नहीं लगा था, इसलिए वो खाना भी खा रहा था। हालांकि उसका वो मन के वाला कहीं रिमोट खो गया था, इसलिए वो अपना दूसरे गोले पे जा नहीं पा रहा था। तो चौथे नंबर का अंतरिक्ष जो होता है आपका इंटर गैलेक्सी स्पेस, दो आकाश गंगा के बीच का स्थान। पांचवा नंबर जो होता है स्पेस का वो होता है आउटर स्पेस। आउटर स्पेस का मतलब होता है बाह्य अंतरिक्ष, यानी कि अंतरिक्ष के बारे में अपन कल्पना नहीं कर सकते, इसके बाहर भी अंतरिक्ष है। वैज्ञानिकों की जो समझ है वो इसके आगे नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको नाम दे दिया है आउटर स्पेस। बाकी का स्पेस क्या है? स्पेस ये मान के चलो, इस पूरे बोर्ड पे मैं एक छोटा सा पॉइंट बना देता हूं, ठीक है। दिखाई दे रहा है? पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको? मैंने कहाँ बनाया? वो जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वो पॉइंट पृथ्वी है, और उस पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष जो भी आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ये सब अंतरिक्ष है, यानी कि मानव कल्पना का सबसे बड़ा क्षेत्र। यहाँ बहुत संभावना है। ब्लैक होल कहलाता है जहाँ अंतरिक्ष के अंदर आपका जो तारा है वो समाप्त हो जाता है, वो ब्लैक होल है जो आपके आकाशगंगा का हिस्सा है, ठीक है। तो अंतरिक्ष समझ में आया अपने को? अंतरिक्ष क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का संपूर्ण क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाता है। और ये संपूर्ण क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है? तो इसको वैज्ञानिकों ने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला है आपका चुंबकीय अंतरिक्ष। चुंबकीय अंतरिक्ष का मतलब होता है ऐसा अंतरिक्ष क्षेत्र जो किसी भी ग्रह, उपग्रह या तारे के आसपास का चुंबकीय प्रभाव यानी कि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हो। जहां तक उस ग्रह का चुंबकीय प्रभाव होगा वो उसका चुंबकीय अंतरिक्ष कहलाएगा। अपन ने आधार अंतरिक्ष को पढ़ने के लिए पृथ्वी माना है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की जहां तक सीमा होगी वह चुंबकीय अंतरिक्ष कहलाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा अंतरिक्ष का प्रकार है वो 2 ग्रहों के बीच का है, ठीक है। 2 ग्रहों के बीच का जो अंतरिक्ष होगा वो इंटर प्लैनेटरी स्पेस यानी कि अंतर ग्रह अंतरिक्ष क्षेत्र कहलाएगा। तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो अंतरिक्ष का जो प्रकार है वो है 2 सौरमंडल के बीच का क्षेत्र। चौथे नंबर का है 2 आकाशगंगा के बीच का क्षेत्र। आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे या गैलेक्सी, कुछ भी बोल सकते हैं। 5वां है आपका बाह्य अंतरिक्ष, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, ठीक है। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसके बाहर भी अंतरिक्ष है? तो इसके लिए ज्योग्राफी पढ़ोगे आप। ज्योग्राफी में आपको एक बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई जाएगी। बिग बैंग थ्योरी के आधार पर यह बताया जा रहा है अंतरिक्ष का कोई भी और छोर नहीं है, अंतरिक्ष की कोई भी सीमा नहीं है। अंतरिक्ष आज भी विस्तृत होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। कैसे फैलता जा रहा है? उसके लिए आप एक गुब्बारा लो, बलून लिया है अपन ने, कभी गुब्बारे फुलाए? किस किस ने गुब्बारा नहीं फुलाया? सबने फुलाया हो ना? बर्थडे नहीं बनाई क्या अपनी? अपनी बर्थडे में कौन फुलाता है? दूसरे के बर्थडे में फुलाए होंगे, ठीक है। तो अब एक गुब्बारा लेना, घर पे जाते समय मार्केट से एक गुब्बारा ले जाना। बिग बैंग थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगी। और उस गुब्बारे के ऊपर एक पेन से एक कोई डॉट लगा देना। नीली पेन लेना तो नीली ले लेना, काली लेना तो काली, जो मर्जी है वो ले लेना। और उस गुब्बारे के ऊपर ऐसा एक डॉट बना दो, बहुत पतला, बहुत छोटा, जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया था। फिर उसके बाद उसको फुलाना चालू कर देना। बिग बैंग थ्योरी तुम्हारे आंखों के सामने होगी। जैसे ही अपन उसमें हवा भरेंगे उस बिंदु का आकार बढ़ेगा। जैसे जैसे अपन हवा भरते जाएंगे उस बिंदु का आकार, यानी कि अंतरिक्ष फैलता जा रहा है। अंतरिक्ष जैसे जैसे उसमें हवा भरते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने को ये समझ में आता जाएगा कि अंतरिक्ष फैलता जा रहा है, अंतरिक्ष फैलता जा रहा है। और जब एक निश्चित सीमा तक उसके अंदर हवा भर देंगे तो एक निश्चित सीमा तक वो अंतरिक्ष का आकार विस्तृत हो जाएगा, यानी कि एक अंतरिक्ष का एक निश्चित आकार आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन चूंकि अभी अपने को पूरा कंसेप्ट समझ में आया नहीं है, इसलिए अपन रुकेंगे नहीं, उसमें हवा और भरेंगे। अब क्या होगा? फटेगा वो।
वो है बिग बैंग, महाविस्फोट। जैसे ही उसमें गुब्बारे में विस्फोट होगा, गुब्बारा फटेगा, तो गुब्बारा इस तरीके से मोशन करते हुए उसके कुछ चिथड़े जो हैं उड़कर अलग गिर जाएंगे, गिरेंगे। तो इसका मतलब एक ही गुब्बारे से अलग अलग चीजें उड़कर दूसरी ओर गई हैं कि नहीं। यानी कि एक समय ऐसा रहा होगा जब पूरे ब्रह्मांड का एक निश्चित केंद्र रहा होगा और उस ब्रह्मांड के केंद्र में इतना द्रव्यमान हो गया होगा कि वो अपने द्रव्यमान को नहीं संभाल पाया होगा। तो जब उसके अंदर द्रव्यमान ज्यादा भर गया होगा तब उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इस गुब्बारे की जगह अगर अपन ब्रह्मांड को लेंगे तो ब्रह्मांड में वो जो तारा है जिसके अंदर ये सारी चीजें चल रही थी, ऐसा अपन कल्पना के तौर पे समझ रहे हैं, तो उसके अंदर एक नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही होगी। नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है वो हाइड्रोजन को जोड़कर हीलियम बना रही है ना। तो ऐसी स्थिति में अपार मात्रा में ऊर्जा मौजूद होगी। जब इस अपार मात्रा को संभालने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो इसमें विस्फोट होगा। जब ये विस्फोट होगा फिर वो जो उड़कर गए होंगे ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट उड़कर गए हैं उन ऑब्जेक्ट की अपन अलग अलग नाम रख दिए। जिसके अंदर ये नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही है उसको हमने नाम दे दिया तारा, क्योंकि इसके अंदर ये नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही है। जिसके अंदर ये नाभिकीय संलयन की क्रिया चलना बंद हो गई उसको हमने नाम दे दिया ग्रह। और ये जो ग्रह हैं इस तारे के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आकर सेट हो गए। जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू एक निश्चित होती है, उसी प्रभाव में आके ये स्थिर हो गए, मतलब उधर उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। जिन में ये परिक्रमा करते समय ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने लगे और ये क्रिया समाप्त होगी उसको हमने नाम दे दिया उपग्रह। यानी कि ग्रहों से टूट के निकलने वाले जो भाग हैं वो उपग्रह कहलाए और उस उपग्रह का जो काम है वो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने का है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी अपने आप में एक ग्रह है जो कि एक सौरमंडल के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, जो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से समझ में आ रहा है। जब वो गुब्बारा फटा तो दूर जाके गिरा, चूंकि एक निश्चित दूरी तक जाके गिरा, क्योंकि उसके बाद वो जमीन के संपर्क में आ गया तो स्थिर हो गया। लेकिन यहाँ तो कोई जमीन है ही नहीं, इसलिए अंतरिक्ष का आकार लगातार फैलता जा रहा है। उसको अपन नहीं समझ सकते कि वो कहाँ तक है, इसलिए लास्ट वाला लिख दिया है बाह्य अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष किसी भी ग्रह के चारों ओर स्थित वायुमंडल के बाहर का संपूर्ण क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाता है। और ये अंतरिक्ष 5 प्रकार का होता है। पहला अंतरिक्ष होता है चुंबकीय अंतरिक्ष, मैग्नेटिक स्पेस। दूसरा होता है आपका 2 ग्रहों के बीच का इंटर प्लैनेटरी स्पेस, यानी कि अंतर ग्रह अंतरिक्ष क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि यह जो मिशन है इंटर प्लैनेटरी मिशन है, अंतरग्रहीय मिशन है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये अंतरग्रही का मतलब क्या है। अंतरग्रही यानी कि उसने ये कहा कि मंगल और पृथ्वी के बीच का मिशन है। तो ये मंगल और पृथ्वी के बीच का जो मैग्नेटिक स्पेस जहाँ समाप्त हो जा रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं रहकर उपग्रह काम करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सौरमंडल, 2 सौरमंडल के बीच का, पृथ्वी के नज़दीक सबसे जो सौरमंडल है वो अपना खुद का ही है। फिर उसके बाद जो सौरमंडल है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का पड़ेगा। फिर आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, फिर उसके बाद दूसरे की आकाशगंगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट है अपना बाह्य अंतरिक्ष। तो यहाँ पे हम कुल मिला के 2 चीज़ समझ गए हैं कि अंतरिक्ष क्या है और अंतरिक्ष के क्या प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद अब हमको समझनी है अंतरिक्ष की कुछ कक्षाएं। अंतरिक्ष की जो भी कक्षाएं हैं वो सारी की सारी कक्षाएं इसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं। अंतरिक्ष की कक्षाएं कहाँ मौजूद हैं? इसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जैसे ये है अंतरिक्ष की कक्षाएं। अंतरिक्ष के चारों ओर जो उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं वो 3 आधारों पे हमने उनकी कक्षाओं को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हमने अंतरिक्ष की जो कक्षा ले रखी हैं वो पृथ्वी के चारों ओर दूरी के आधार पे बांट रखी। पृथ्वी से इतनी दूरी पे ये कक्षा है, उतनी दूरी पे ये कक्षा है, फिर उतनी दूरी पे ये कक्षा है। और ये सारी की सारी कक्षाएं कहाँ हैं? पृथ्वी के मैग्नेटिक स्पेस में ही। उस मैग्नेटिक स्पेस में रहकर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। उस उपग्रह को अलग से ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है,
गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक बल को महसूस कर रहा है, वो है अभिकेंद्री बल। उसी अभिकेंद्री बल के कारण वो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, उपग्रह को घूमने के लिए अलग से कहीं से ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब उपग्रह ऊपर जाता है, काम करता है, तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए उसमें लगाए जाते हैं सोलर पैनल, है ना, सोलर संयंत्र। तो ऐसी स्थिति में 3 कक्षाएं बांट दी गई हैं, LEO, MEO और GEO, ये कल पढ़ेंगे। बाकी का पृथ्वी के चारों जो कक्षाएं हैं वो पथ के आधार यानी कि मार्ग के आधार पे भी हैं। यदि ध्रुवों के सापेक्ष घूम रहा है उपग्रह तो वो ध्रुवीय कक्षा हो जाती है। यदि भूमध्य रेखा के सापेक्ष घूम रहा है तो भूमध्य रेखीय कक्षा हो जाती है। यदि दोनों के बीच में कोई झुकाव लेकर घूम रहा है तो ऐसी स्थिति में वो हो जाता है आपकी झुकी हुई इंक्लाइंड ऑर्बिट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जैसे ये पृथ्वी है और यूं उपग्रह परिक्रमा लगा रहा है तो ये झुकी हुई कक्षा है। अगर इस तरीके से परिक्रमा लगा रहा है तो भूमध्य रेखीय कक्षा है, और ध्रुवों के सापेक्ष यूं खड़े ऊपर लगा रहा है तो ध्रुवीय कक्षा हो गई। सारी चीजें अपन कल समझेंगे। फिर उसके अलावा कुछ अन्य कक्षाएं भी हैं जो अलग से परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, जैसे अर्धतुल्यकालिक। ये 12-12 घंटे की रेशियो में परिक्रमा लगाते हैं यहाँ पे सैटेलाइट, इसलिए अर्धतुल्यकालिक कहते हैं। सूर्य तुल्यकालिक यानी कि यहाँ पर उपस्थित उपग्रह हमेशा सूर्य के सामने होगा। ठीक है। स्थानांतरण कक्षा यानी कि GTO, ट्रांसफर ऑर्बिट, मंगलयान मूवी देखी है, GTO ऑर्बिट का उसमें जिक्र किया गया है। वृत्तीय कक्षा यानी कि कोई भी उपग्रह के चारों ओर या ग्रह के चारों ओर इस तरीके से वृत्ताकार मार्ग में अगर परिक्रमा कर रही है तो वृत्तीय कक्षा हो गई। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा यानी कि अगर ये अपना पृथ्वी है तो इस तरीके से अगर कोई परिक्रमा कर रही है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा हो जाएगी। तो ये कक्षाएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे कल। कल आने के साथ साथ आप ये 10 जो आज संस्थाएं लिखी हैं वो याद करके आएंगे, और जो अंतरिक्ष के बारे में हमने पढ़ लिया है उसको थोड़ा बहुत देख के आएंगे। 1-2 दिन में नोट्स की व्यवस्था हो जाएगी।